नमस्कार दोस्तों, इस बार जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये जितना संवेदनशील है उतना ही खतरनाक भी। संवेदनशील इसलिए क्योंकि इस बारे में अगर कुछ बोला जाता है तो उसका अंजाम पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। सरकार भी अपनी पब्लिक को ये नहीं बोल सकती कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और ये खतरनाक भी है। और ख़तरनाक क्यों है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरफेयर की। आज के ज़माने में जब हर देश के पास धुआंधार गोला बारूद है तो अब कोई भी समझदार देश सीधा गोला बारूद का प्रयोग नहीं करना चाहता, कम से कम भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश के ऊपर। हमारे देश के वैज्ञानिक, खासतौर से डीआरडीओ के, आप देख ही रहे होंगे, रोज़ नए मिसाइल और डिफेंस के नए नए उपकरण लाते जा रहे हैं। साथ ही अब भारत में प्राइवेट कंपनीज भी तेज़ी से इस काम में जुट गई हैं। और दुश्मन की हालत इस तरह पस्त है कि वो एक हथियार का तोड़ निकालता है तो दूसरा हथियार भारत तैयार कर लेता है। तो अब दुश्मन ने इस समस्या का नया तोड़ निकाला है। वो अब वॉर से हटकर वॉरफेयर पर आ गया है। वॉरफेयर का मतलब युद्ध के तरीके, जिसमें डायरेक्ट दुश्मन के ऊपर हमला करने के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी अपनाए जाते हैं। और ये वॉरफेयर शुरू हो चुका है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बीच में। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है मुंबई ब्लैकआउट। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट उन्होंने डेटा और सबूतों के आधार पर बनाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में कुछ दिन पहले जो लाइट गई थी पूरे शहर की, जो ब्लैकआउट हुआ था, जिसमें मेट्रो व शहर भर के जो बिजली उपकरण बंद हो गए थे, इसके पीछे चाइना का हाथ है। और चाइना के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि भारत में तमाम छोटे बड़े बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण चाइना से ही लिए जाते हैं। चाइना उनकी कमज़ोरियां जानता है और उन सिस्टम्स को या उन पार्ट्स को जो उसके यहाँ बने हैं उनको नाकाम कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ब्लैकआउट हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई देशों में ब्लैकआउट चल रहा है, जैसे कि इससे पहले पाकिस्तान में भी 9 जनवरी की रात को हुआ था इसी साल 2021 में। और पाकिस्तान सरकार को तो लगा था कि भारत ने हमला कर दिया है। और इससे पहले खुद चाइना में भी ब्लैकआउट हुए हैं जनवरी के महीने में, जिसके कारण चाइना ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से कोयले की आपूर्ति बाधित हो जाने के कारण चाइना बिजली नहीं बना पा रहा है। ऐसे तमाम पावर आउटेज पूरे दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पावर आउटेज सिर्फ दुश्मन देश की वजह से ही होते हैं। ये तो खुद से या लोड फ्लक्चुएशन की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो अपनी गलती से हुआ है या दूसरों की गलती से। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ही सरकार फंस जाती है, चाहे वो किसी भी देश की हो, क्योंकि वो ये नहीं कह सकती कि दुश्मन देश ने हमारी बत्ती गुल कर दी, उसका तो मजाक उड़ जाएगा। साथ ही सवाल भी उठेंगे, फिर तुमने सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए। और दोस्तों, ये तो सिर्फ हाल का ही उदाहरण है। वॉरफेयर में अब दूसरी बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे कि किसी देश की समस्या की वजह से जो जन आक्रोश है उसे पैसा देकर और दूसरे तरीक़ों से भड़का देना। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता और बताना ठीक भी नहीं है, लेकिन समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। आगे हमें या हमारे देश में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमें सजग रहना चाहिए। इसका सिर्फ यही तोड़ है, क्योंकि वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आता है। और इस पर तो बाकायदा लाइब्रेरी में बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, मोटी मोटी। लोग पीएचडी करते हैं इसमें, जिसमें कि ये पता लगाया जाता है कि किस बात से लोगों की साइकोलॉजी पर क्या असर होगा। और अगर किसी देश में बड़े पैमाने पर दंगे या अस्थिरता फैलानी है तो किस तरह की बातें की जाएं कि ये काम आसान हो सके। और ये तो सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार भी है, जिसमें निशाना बनाया जाता है निराश और हताश लोगों को अफवाह फैलाकर। इसमें दुश्मन निराश हताश लोगों के हक की बातें करता है, लेकिन उसका मकसद उन लोगों का भला करना नहीं होता, बल्कि उस देश को सामाजिक रूप से कमज़ोर करना होता है और उसमें फूट डालने का होता है, उस देश में अंदर तक चोट करना। निराश और हताश में आपको बता दूं, जैसे कि हर देश की कुछ न कुछ समस्या होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो लोग हो सकता है अपनी जगह सही या गलत होते हों, लेकिन इसका फ़ायदा देश विरोधी ताकतें उठाती ही हैं। और आप बताइए, वो ऐसा उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं भी क्यों ना।
और देश के भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं और कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कि बाद में होता कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा उनको ही नुकसान उठाना पड़ता है। समस्या वही की वही बनी रहती है। और दोस्तों, इसमें अब बात कर लेते हैं इस वॉरफेयर के तहत आने वाले दूसरे बातों की, जैसे कि हैकिंग। किसी भी देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करना, उन्हें तबाह करना या उनसे डेटा चुराना और फिर उस डेटा को उसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करना। और ऐसे ही इसमें आते हैं माइक्रोबायोलॉजी वॉरफेयर। कोरोना से बढ़िया उदाहरण भी इसमें नहीं हो सकता कोई। किस देश का वायरस है आप जानते हैं, और वॉरफेयर है या नहीं ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं। फिर आता है प्रोपेगेंडा और कम्युनिकेशन। इसमें भी अफवाह फैलाना ही शामिल होता है और ये हमले सीधा जनता के ऊपर किए जाते हैं, उसे अपने ही देश में अराजक माहौल फैलाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो सार्थक तभी होगा जब आप खुद चौकन्ने रहें, और आने वाले समय में देश की जनता ही तय करेगी कि हमारे दुश्मन जीतेंगे या हारेंगे। मैं आपको इस वॉरफेयर युद्ध में जीतने का सीधा तरीका भी बताता हूँ इसी वीडियो में। ये जो बताया था ये तो समस्या थी, इसका समाधान क्या है मैं बिना वक्त गवाए सीधा समाधान बताने जा रहा हूँ इसमें। और जनता को करना कुछ नहीं है, सिर्फ करने से बचना है। किसी भी घटना पर फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना चाहिए जब तक उसके पीछे का सच सामने ना आ जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई टीवी न्यूज़। आप वॉचफुल रहिए, घटना पर नज़र रखिए, लेकिन गुस्से में आकर, आवेश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि आपके देश को ही पीछे जाना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। फ़िलहाल मुझे जो वॉरफेयर के बारे में बात बताई हैं उसमें इतना ही। दोस्तों, यहाँ पे मेरा मकसद है उन बातों को सामने लाना जिस पर चर्चा कम होती है। तो मैं ऐसा तभी कर पाऊँगा जब आप मुझे वीडियोस को लाइक करेंगे, उनको सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। इस तरह के वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं होता, उस पर बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। और आगे भी मैं ऐसा करता रहूँ, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।